रिसर्च की इस कक्षा में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान कि प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या कहलाता है। इस विषय में हम आज परिचर्चा कर रहे हैं। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं अथवा शोध कार्य कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी कक्षा होने वाली है। तो हम चलते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। जो प्रयोगात्मक पद्धति है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान एक अनुसंधान की एक पद्धति है जिस पद्धति के में अनुसंधान करता कार्य कारण संबंध की जानकारी निकालता है, उसके बारे में रिसर्च करता है। कार्य कारण संबंध इसमें मुख्य है। जो कार्य कारण संबंध को जानता है, समझता है, वह इस अनुसंधान से परिचित हो जाता है। और कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहले तो यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव क्या होगा, और दूसरा हमें यह सिद्ध करना होता है यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। ये जो मुख्य है, हमें यह देखना होगा कि कारण कार्य संबंध किस प्रकार से कार्य करता है। तो यदि वही कारण ना हो फिर भी हो प्रभाव हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभाव का वह कारण नहीं है जो हम अपेक्षा कर रहे थे। अगर कारण है, यदि कह दिया जाए कि कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, रोग है, तो जो लक्षण उसके होना चाहिए तो वो तो उसमें है नहीं। रिपोर्ट भी करा ली, जांच भी करा दी, लेकिन अभी तक वह लक्षण, इस बीमारी के लक्षण प्रकट नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो इसका कारण क्या है जो उसका जिसके कारण से ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में कारण की उपस्थिति प्रभाव को दिखाती है तथा कारण की अनुपस्थिति प्रभाव को नहीं दिखाती। और इसके साथ में अगर हम देखें तो प्रयोगात्मक रिसर्च जो है वह नवीन तथ्यों की खोज करता है, शोधकर्ताओं के ज्ञान बढ़ाने में सहायक होता है। इस विधि में स्वतंत्र चर आदि का इसमें ज्ञान करना होता है, कार्य कारण संबंध इसका निकालना होता है। वस्तुतः हम अगर देखें तो प्रयोगात्मक अनुसंधान जॉन स्टुअर्ट के एकल चर के नियम पर आधारित है। जॉन स्टुअर्ट नाम के एक शोधार्थी हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने इस पर लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल पर ये आधारित होता है। और इस प्रयोगात्मक अनुसंधान का आधार अंतर की विधि, मेथड ऑफ डिफरेंस है कि बीच के अंतर को निकाला जाता है इस प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। कि बीच का अंतर क्या है, जो गैपिंग है, उस गैपिंग का पता लगाया जाता है कि ये गैप क्यों आ रहा है। तो उस विषय में जाना जाता है। यदि दो परिस्थितियां सभी दृष्टियों में समान हैं तथा यदि किसी चर को एक परिस्थिति में जोड़ दिया जाए तो दूसरी स्थिति में नहीं जोड़ा जाए, और यह यदि पहली परिस्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई पड़े तो वह परिवर्तन उस चर के जोड़ने के कारण होगा, और यही यदि किसी परिस्थिति में एक हटा लिया जाए तो तथा यह दूसरी परिस्थिति में उस चर को ना हटाया जाए तब पहली परिस्थिति में कोई परिवर्तन होगा तो वह उस चर के हटा लेने के कारण होगा। चर प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों का वर्णन किया जाता है।
अब इसके बाद में हम अगर देखें तो प्रयोगात्मक अनुसंधान को समझने के लिए हमें निम्नलिखित चरों को जानना होगा। और चर एक इकाई है जिस चर में प्रयोगकर्ता अनुसंधान करता परिवर्तन करे, जोड़ तोड़ करता है, उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। अर्थात जिसमें परिवर्तन हो, मूलभूत चर, केस वेरिएबल जो है वह केस वेरिएबल होता है, तो इसे प्रभावित करने वाला चर कहा जाता है इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि वह किसी दूसरे को प्रभावित करता है। उदाहरण, प्रभावित कौन कौन सी चीजें करेंगी? जैसे पढ़ाने का तरीका, व्यक्ति की बुद्धि, उसकी अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, प्रेरणा और आयु। हम अगर देखें इन चरों में हर व्यक्ति के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। सबकी तर्कणा बुद्धि अलग होती है। अभिवृत्ति, व्यक्ति की प्रवृत्ति, सोच सबकी अलग अलग होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ऐसा कहा जाता है कि जितने मस्तिष्क हैं उन सबकी बुद्धियां भी अलग अलग है, सबके सोचने के तरीके अलग अलग। फिर बात आती है व्यक्तित्व की, इन सबसे व्यक्तित्व बनता है। और फिर आती है बात प्रेरणा की, तो इन सबसे प्रेरणा भी। और फिर आयु, एक आयु का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसा हम देखते हैं जीवन में कि कोई शोध करता है तो उसके आयु विशेष से भी एक स्वतंत्र परिवर्तन करने की क्षमता वह रख सकता है। अब एक इसमें क्या है, एक ट्रीटमेंट वेरिएबल होता है, संचालित ट्रीटमेंट वेरिएबल। तो संचालित चर और जैविक चर, मुख्य रूप से हम देखें स्वतंत्र चर हो गया और आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें भी हम देखते हैं कि दो प्रकार का है, एक तो संचालित चर और जैविक चर। जिन चरों में शोधकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ करना संभव होता है उसे संचालित चर कहते हैं। जैसे कि देखो, पढ़ाने के तरीके को बदला जा सकता है, दंड, पुरस्कार आदि, इनको बदला जा सकता है। और जिन चरों में शोधकर्ता के द्वारा परिवर्तन संभव नहीं होता उन्हें जैविक चर कहते हैं। जैसे कि बुद्धि है, प्रजाति है, आयु है, तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये जैविक चर है। अब इसके बाद हम बात करें आश्रित चर, सेकेंडरी जो है, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर के बाद में अगर कुछ आता है तो वह आता है आश्रित चर। स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पर देखा जाता है उसे आश्रित चर कहा जाता है। और इसी कारण आश्रित चर को प्रभाव चर, इफेक्ट वेरिएबल भी कहा जाता है। आश्रित चर के अवलोकन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग शोधकर्ता के द्वारा की जाती है। यदि पढ़ाने की विधि के प्रभाव का अध्ययन हम शैक्षिक उपस्थित पर करना चाहें तो, तथा 2 या 3 भिन्न भिन्न विधियों से बच्चों को पढ़ाया जाए तथा इनका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर देखा जाए, तो इस अध्ययन में पढ़ाने की विधि एक स्वतंत्र चर है और शैक्षिक उपलब्धि एक आश्रित चर है। तो ये आश्रित चर हो गया। फिर बात आती है समाकलित चर की। तो जो समाकलित चर है, तो समाकलित चर में क्या करते हैं, एक इसमें बाह्य चर भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऐसा चर जिसका अध्ययन प्रयोगकर्ता अपने परीक्षण में नहीं करता, वह बाह्य चर कहलाता है। और यह चर आश्रित चर को भी प्रभावित कर देता है। अब समाकलित चर जो होता है, किसी अध्ययन में स्वतंत्र चर के अतिरिक्त ऐसे कुछ चर होते हैं तो आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्र चर का प्रभाव हमें आश्रित चर पर देखना होता है। चयनित स्वतंत्र चर के अतिरिक्त सभी चर भी आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं। इन चरों को समाकलित चर कहा जाता है, समान पद्धति से आकलन करने वाले चर। इनमें हम अगर देखें, एक हस्तक्षेपी चर होता है
तो एक हस्तक्षेपी चर जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। कुछ ऐसे कुछ चर ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते और ना ही उनका मापन कर सकते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति का आश्रित चर पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे कि अ, क्या कहा फिर से सुने? कुछ चर ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीधे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनकी कंट्रोलिंग पावर हमारे पास में नहीं होती है, लेकिन उनके रहने पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे वह प्रभाव कहना चाहिए सकारात्मक हो नकारात्मक हो। जैसे देखो, आप है और अगर आपके मस्तिष्क में चिंता है, दुश्चिंता, अगर आपके मस्तिष्क पर दुश्चिंता का प्रभाव है या प्रेरणा है या थकान है, तो ये इन पर हमारा नियंत्रण तो नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं ये, दूसरों के अवलोकन में ये बात समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति चिंतित है। प्रेरणा, जिसका उत्साह देखते ही बनता हो, या सद प्रेरणा भी दी जा सकती है। तो जो प्रेरित करने वाला है उसका प्रभाव उसकी प्रेरणा पर पड़ता है, और जो प्रेरणा मिलती है तो उसका प्रभाव उसकी कार्यशैली कार्य पद्धति पर भी अवश्य पड़ता है। थकान, थकान आप समझते हैं, तो थकान का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इन चरों का अवलोकन तथा संक्रियात्मक परिभाषीकरण करना भी मुश्किल होता है, लेकिन इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त सोच डिजाइन के प्रयोग द्वारा इन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। बाह्यचर जो हैं, जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि बाह्यचर जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्वतंत्र चर का पराभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं, प्रभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं। ऐसे चर जिनका अध्ययन हमें नहीं करना होगा, शोधकर्ता जिनमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करना, उनका प्रभाव भी आश्रित चर पर पड़ता है। इसलिए ऐसे चरों का नियंत्रित करना आवश्यक होता है। इन्हें बाह्य चर कहते हैं। बाह्य चरों पर नियंत्रण कई विधियों से किया जाता है। बाह्य चर अध्ययन के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं तथा यह स्वतंत्र चर तथा आश्रित दोनों प्रकार के चरों से सह संबंधित होते हैं। तो जो स्वतंत्र चर हैं वो अध्यापक हैं, आश्रित चर परीक्षा परिणाम है, तो बाह्य चर विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है। तो स्वतंत्र चर जो परिवर्तन कर सकता है, आश्रित चर जो है वह क्या करता है, परिवर्तन में जोड़ तोड़ के बाद जिस पर जो प्रभाव चर पर देखा जाता है उसे आश्रित चर। तो पढ़ाने की विधि का जो यह परीक्षा परिणाम पर अंतर पड़ता है, तो वह आश्रित चर हो गया बाह्य चर। विद्यालय का वातावरण क्या वातावरण है, तो ये सब चीजें इसमें शोधार्थी को देखना होती हैं। इसी प्रकार से वो अपने साहित्य पर, लिटरेचर पर ये चीजें लगा सकता है। प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह जो होते हैं, ये कार्य कारण संबंधों को स्थापित करने के लिए हमें दो परिस्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहली परिस्थिति में तो ये देखना होता है, यदि कारण है तो प्रभाव होगा। दूसरी परिस्थिति में यह देखना होता है कि यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। जैसे कोई नमक का पानी पी ले, ब्लड प्रेशर हाई लो आदि में लोग नमक के पानी का प्रयोग करते हैं। तो जो रोग होता है या कोई औषधि हम लेते हैं, मान के चलो सल्फर बढ़ गया तो सल्फर घटाने की बात कहेंगे, बात पित्त कफ में से कोई भड़क रहा है तो उनको कंट्रोलिंग किस प्रकार से की जाएगी वो बात कहेंगे। तो ये प्रयोग है, एक प्रयोगात्मक पद्धति है। अब हम देखते हैं प्रयोगात्मक समूह, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, दो समूह होते हैं इसमें, एक प्रयोगात्मक समूह और एक दूसरा होता है नियंत्रित समूह। तो प्रयोगात्मक समूह में, इस समूह में शोधकर्ता के द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ किया जाता है और यह सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण है तो इसका प्रभाव होगा, जोड़ तोड़ का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाएगा। बात हम करते हैं नियंत्रित चर की। हाँ,
नियंत्रित चर की अगर हम बात करते हैं तो इस समूह में शोधकर्ता के द्वारा स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ नहीं किया जाता। यह सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण नहीं है तो इसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। आप किसी भी चीज को मान के चलो, आप बीमार हैं तो, या फिर हम देखें इसका शैक्षणिक स्तर पे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हम कोई बात अगर करते हैं तो अगर उसके पीछे कोई कारण नहीं होगा तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा। दुश्चिंता उस समय समाप्त हो जाएगी। हम मनोविज्ञान की बात कहें अगर, तो मनोविज्ञान का सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि वह दुश्चिंताओं को दूर कर देता है। उसमें जो काउंसलर होते हैं, वह काउंसलर आपकी काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करने के बाद आपकी मुख्य बातों को समझते हैं, और उसके बाद में प्रयोगात्मक पद्धति के माध्यम से वह ये पता लगाते हैं कि आपकी चिंता का कारण क्या है। जब आपकी चिंता का कारण उन्हें पता चल जाता है तो काउंसलर बहुत आसानी से, जब कारण को पता कर लेता है तो कार्य को भी पता कर लेता है, और कारण और कार्य के संबंध को वह नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए अब हम बात करें शैक्षणिक स्तर की। अगर शिक्षा में देखा जाए, अगर किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उसके कारण को समझा जाता है, क्योंकि उसके रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, प्रोग्रेस कार्ड बनता है। तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से जो प्रबंधक है या जो शिक्षक है, अध्यापक है, वह वहां तक पहुंच जाता है कि वास्तव में बच्चे के अंदर कौन से विषय का ज्ञान अधिक है, किस विषय में उसका नंबरिंग कम है, तैयारी उसकी है या नहीं, लिखित में अच्छा है कि मौखिक में अच्छा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख नहीं पाते लेकिन बोल अच्छे से पाते हैं। तो अब उसका एनालिसिस करना होता है। ये एनालिसिस कौन करेगा? एक नियंत्रित समूह में ला करके जब हम बच्चों को एक प्रायोगिक पद्धति के माध्यम से जोड़ते हैं तो पता चलता है कि बच्चा लेखन में कमजोर है लेकिन मौखिक परीक्षा में पास हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चा के पास बुद्धि नहीं है, तो उसकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए लिखित टेस्ट हम कराते हैं। ओरल टेस्ट भी होते हैं, रिटन टेस्ट भी होता है, और टेस्ट करने की कई पद्धतियां प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से ये नियंत्रित करने का जो समूह है, प्रयोगात्मक अनुसंधान है, उस प्रयोगात्मक अनुसंधान को हमने ये जाना। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है जो एक चर नियम की अवधारणा पर आधारित होती है। इस विधि में पुनरावृत्ति की विशेषता पाई जाती है, जिससे दूसरे अनुसंधानकर्ता को निष्कर्ष उनके निष्कर्षों की जांच की जा सके। इस विधि में बाह्य चरों का नियंत्रण आवश्यक होता है तथा इसके लिए यह विलोपन या सह प्रसरण आदि का उपयोग किया जाता है। यह विधि आणविक है क्योंकि इसमें व्यवहार के आणविक तत्वों का अध्ययन किया जाता। आणविक इस विधि में पूर्वाग्रह या पक्षपात का अभाव रहता है। यह विधि वस्तुनिष्ठ होने के कारण प्राप्त आंकड़ों का गुणात्मक और परिमाणात्मक अध्ययन करती है। तो इसमें मुख्य देखें कि समस्या की पहचान करना होती है। इसके जो विधि के चरण है, सबसे पहले समस्या का चयन करें एवं उसका परिभाषीकरण करें। समस्या का चयन करें, पहचान कर लें, द्वितीय प्रक्रम में फिर परिकल्पना का निर्माण करना होगा, फिर प्रदत्तों का डेटा संकलन, डेटा कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, फिर प्रदत्तों का जांच, परीक्षण, विश्लेषण करना होगा और उचित निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। अब हम इसमें देखें जो मैंने आपको बताई विधियां, उनको हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। नियंत्रण प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में हमें स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखना होता है। तो विश्वसनीय परिणाम पाने के लिए बाह्य चरों का नियंत्रण अति आवश्यक हो जाता है। इसमें विलोपन, बाह्य चरों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है कि इन चरों को अध्ययन से निष्कासित कर दिया जाए।
ताकि आश्रित चर पर उसके प्रभाव को विलोपित किया जा सके। यदि बुद्धि बाह्य चर है तो दोनों समूहों के समान बुद्धि लब्धि आईक्यू के प्रयोज्यों को रखकर इस चर को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आयु बाह्य चर है तो एक समान आयु के प्रयोज्यों पर अध्ययन करके आयु को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु इस विधि से नियंत्रण करने के बाद अध्ययन का सामान्यीकरण केवल उन प्रयोज्यों पर ही किया जा सकता है जिनका अध्ययन में शामिल किया गया हो, जिन्हें अध्ययन में शामिल किया गया हो। अब एक होता है यादृच्छिकीकरण। ये यादृच्छिकीकरण क्या है? एक सीधी पद्धति है जिसके द्वारा सभी बाह्य चर समूहों तथा नियंत्रित समूह असमतुल्य हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके समान होने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है। जहां तक संभव हो प्रयोगात्मक समूह में यादृच्छिक ढंग से प्रयोज्यों का आवंटन किया जाना चाहिए तथा यादृच्छिक ढंग से आवंटित स्थितियों को प्रयोगात्मक समूह को दिया जाना चाहिए। बाह्य चरों को स्वतंत्र चर के रूप में बदलना। बाह्य चरों को स्वतंत्र चरों में नियंत्रित नियंत्रित करने के लिए एक तरीका है जिस पर बाह्य चरों को हम नियंत्रित करना है, उसका हम अपने अध्ययन में उसे हम अध्ययन में शामिल करें। यदि आयु बुद्धि हमारे अध्ययन में बाह्य चर है तो हम इन चरों को भी अपने अध्ययन में शामिल कर लें। इन चरों और बुद्धि आयु का प्रभाव आश्रित चर पर देखेंगे तो इन चरों की आपस में अंतः क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब इसमें मैचिंग केसेस सुमेलित करना ये मुख्य है, प्रयोज्यों को सुमेलित करना। इस विधि में बाह्य चरों को नियंत्रित करने में ऐसे प्रयोज्यों को लिया जाता है जिनकी एक समान विशेषताएं रखते हों, जो एक समान हो। इनमें सब कुछ प्रयोगात्मक समूह है तथा कुछ नियंत्रित समूह में रखा जाता है और इस विधि को अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि एक से अधिक चरों के आधार पर प्रयोज्यों को सुमेलित करना एक कठिन कार्य है। बहुत से प्रयोज्यों को अध्ययन से अलग करना पड़ता है क्योंकि वह सुमेलित नहीं हो पाते। समूहों को सुमेलित करना इस विधि का बाह्य चरों में नियंत्रित करने में प्रयोगात्मक समूह नियंत्रित समूह में प्रयोज्यों को इस प्रकार आवंटित किया जाता है कि जहां तक संभव होता है तो दोनों समूहों का मध्यमान और प्रसरण निकल आता है। अब जोड़ तोड़ इसमें करना होती है और प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता है इसकी स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करना है। स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देखा जाए, जैसे आयु, सामाजिक आर्थिक स्तर, कक्षा का वातावरण जो है, तो उस कक्षा के वातावरण को देखा जाए, जैसे शिक्षण विधि क्या है तथा पढ़ाने का विषय आदि। कुछ चरों में सीधे परिवर्तन करके चयन द्वारा परिवर्तन किया जाता है, जैसे आयु, बुद्धि। ये शोधकर्ता एक समय में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ कर सकता है। अब इसमें अवलोकन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देखा जाए तो आश्रित चर को पढ़ने वाले प्रभाव को सीधे नहीं देखा जा सकता। शैक्षणिक उपलब्धि है, अधिगम है, यदि इसके आश्रित है तो इनका प्रभाव नहीं देखा जाएगा। तो इस प्रकार से फिर पुनरावृत्ति प्रयोगात्मक अनुसंधान में यदि वह बाह्य चरों को नियंत्रित करे प्रयास किया जाए तो इसमें आवंटन यादृच्छिक विधि से किया जाए, तब भी ऐसे बहुत से कारक हो सकते हैं जो अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं और पुनरावृत्ति के द्वारा इस तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता है। बार बार उस पर प्रयोग, यदि किसी प्रयोग में 15 प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह में है तो उनका आवंटन यादृच्छिक विधि से किया जा गया है। तो यह एक प्रयोग ना होकर 15 समानांतर प्रयोग होते जो प्रत्येक जोड़े को अपने आप एक प्रयोग माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना प्रयोगात्मक जो रिसर्च मेथड है इसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर और उनके चरणों को जाना कि समस्या का चयन होगा, समस्या की पहचान होगी, परिकल्पना का निर्माण होगा, प्रदत्तों का संकलन होगा और उनका विश्लेषण विवेचन होगा और उचित निष्कर्ष तक हम पहुंच पाएंगे।
तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक विधि है। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि क्रियात्मक विधि, शोध की विधि कौन सी है और क्रियात्मक विधि के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं।